9 घर की हमने बात कर ली है शीतल जी, अब मात्र 3 घर बचे हैं, हाँ जी। 10वां, 11वां, 12वां। हाँ जी। तो 10वें स्थान में जिसके राहु है वो कैसा होता है? जो हमारा 10वां घर होता है वो शनि का घर होता है। यहाँ पे आप अपने कर्म से जुड़ जाते हो, ठीक है। तो कहते हैं ना, शनि आपके कर्म का देवता है, जैसा कर्म करोगे वैसा आपको रिजल्ट यहाँ मिलेगा। और राहु की और शनि की ना दोस्ती होती है, ठीक है। तो कभी भी राहु शनि की राशि में आपको गंदे रिजल्ट्स नहीं देता, तो यहाँ पे भी वो आपको गलत रिजल्ट नहीं देगा। अब यहाँ पे राहु आपको क्या करेगा, आपके काम से बहुत ज़्यादा अटैच कर देगा, कर्म से बहुत ज़्यादा अटैच कर देगा। तो यहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना है ना, अपने कर्म अच्छे करने हैं। आप अपने कर्म अच्छे करो तो यहाँ पे राहु आपको कोई भी खराब रिजल्ट नहीं देगा, चाहे वो हेल्थ है, चाहे आपकी जॉब है, आपकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम है। आपको सिर्फ क्या करना है, रेमेडी, शनि मंदिर में जाना है और शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान करना है और 1 मुट्ठी काले तिल लेकर आपको शनिदेव पर चढ़ाने हैं। फिर यहाँ पे बैठा राहु आपको इतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा कि आप लाइफ में जो भी चाहोगे, और उसकी दशा चल रही है तो आप देखो आपको कैसे रातों रात दिला देता है। और राहु के लिए तो कहते ही हैं कि वो, आपने भी अभी कई बार बताया कि अर्श से फर्श पे, फर्श से अर्श पे हाँ ले जी। आने में माहिर होते हैं। हाँ जी। अब 2 स्थान और बचे रह गए, 11वां और 12वां। 11वें घर के लिए अमूमन शीतल जी यही कहा जाता है कि ये तो धन का और समृद्धि का स्थान है। इच्छाओं का है ये, हमारी जितनी भी हमारी इच्छाएं होती हैं वो 11वें घर से आती हैं। हाँ। और ये हमारे दोस्तों का भी होता है, हमारे रिलेटिव्स का भी होता है, ये वाला जो घर होता है 11वां, और हमारे बड़े भाई बहन का भी यही घर माना जाता है। अब यहाँ पे बैठे राहु क्या रिजल्ट देंगे, आप वैसे तो घर में आराम से बैठे होंगे, ऐसे लोग ना आप देखोगे घर में आराम से बैठे होंगे, लेकिन जैसे इनके यार दोस्त आएंगे ना तो फटाक से उठ के उनके साथ चले जाएंगे। ये राहु यहाँ पे दोस्तों से बहुत अटैच कर देता है, आपके रिश्तेदारों से आपको बहुत अटैच कर देता है। आपके घर में जितने रिश्तेदार आएंगे आप उतना खुश रहेंगे कि हाँ मेरे घर में आज रिश्तेदार आए हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप उनकी आओ भगत भी बहुत अच्छे से करेंगे। अब यहाँ पे बैठा राहु आपको कहीं ना कहीं परेशान किस चीज़ से करेगा, आपको, आप किसी से बहुत अच्छी दोस्ती निभाना चाहते हैं बट वो दोस्त आपको धोखा दे गया है, तो यहाँ पे बैठा राहु आपको दोस्तों से थोड़ा सा परेशान कर सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप अपने दोस्तों के साथ मिलके कोई काम स्टार्ट करते हैं ना तो वो बहुत आगे तक जाएगा। जिसको कहते हैं, कई बार मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं कि पार्टनरशिप में हम कोई काम कर सकते हैं, तो अगर जिनके 11th हाउस में राहु बैठा है ना तो उन लोगों के लिए पार्टनरशिप में काम करना बहुत अच्छा होता है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, रेमेडी है कि आप अपने भाई बहनों से बना के रखें, ठीक है। जितने भी आपके बड़े भाई बहन हैं जिनके या उनके जैसे हैं उनके साथ आप बना के रखें, उनके साथ कुछ गलत ना बोले, क्योंकि अगर आपने उनको कुछ भी गलत बोला तो राहु यहाँ पे आपको उल्टे रिजल्ट देना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे सिर्फ आपके लिए यही रेमेडी है। आखिरी अब स्थान बचा है राहु का, वो है 12वां स्थान, द्वादश स्थान। वहां पर राहु कैसे फल देगा? 12वां घर बात करूँ तो मैं, ये विदेश का होता है, और यहाँ पे अगर राहु बैठ जाए तो राहु आपको विदेश पहुँचा के रहता है। ये लगा लो 99% चांसेस होते हैं कि ऐसा इंसान विदेश जाना चाहता है, या तो वो शिफ्ट हो चुका होता है, या फिर अगर वो नहीं हुआ तो उसके माइंड में हमेशा ये चल रहा होता है कि मुझे जाना है, और उसके लिए फ़ायदेमंद भी वही होता है। अगर जिनके 12th हाउस में राहु है और वो वहीं से काम कर रहे हैं जहाँ पे उनकी पैदाइश है, तो देखना वो बिल्कुल उनका कुछ अच्छा नहीं चल रहा होगा, फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी उनको बहुत रहेगी। बट जैसे ही वो फॉरेन कंट्री में जाके शिफ्ट हो जाते हैं तो उनको एकदम से पैसों की जो दिक्कत है उनकी लाइफ से ख़त्म हो जाएगी और उनकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। यहाँ पे बैठा राहु कहीं ना आपका खर्चा भी कराता है, तो यहाँ पे खर्चों का ये घर है, तो वो खर्चा आपका बीमारियों में या किसी चीज़ में लगे, इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताऊंगी कि आपको थोड़े लॉन्ग ट्रिप करनी चाहिए। ये रेमेडी है आपके लिए कि अगर जिनके 12th हाउस में राहु है उन्हें लंबे लंबे ट्रिप मारने चाहिए, चाहे वो आप 1 साल में मारें, चाहे वो आप 6 महीने में जाएं, आपको घूमने ज़रूर जाना चाहिए। तो वो पैसा आपका एक बुरी जगह ना लग के एक अच्छी जगह लग जाएगा, यहाँ पे राहु को आप सेटिस्फाई कर दोगे। तो 12 राशि वाले, 12 स्थान पर राहु जिनके बैठा है, राशि नहीं लेकिन अलग अलग स्थान पर आपकी कुंडली में कहाँ राहु है, उससे मुझे लगता है अब लोग भी जान जाएंगे और खुद थोड़ा थोड़ा समझने भी लग जाएंगे कि अच्छा ठीक है कुंडली ऐसे देखी जाती है। शीतल जी, अब अगर हम बात करें, क्योंकि 18 मई को राहु का राशि परिवर्तन है, वो कुंभ राशि में जा रहा है। अभी तक तो कुंभ राशि वाले परेशान हैं ही कि शनि की 7.5 चल रही है, अब वो जैसे धीमे धीमे खत्म होने की ओर आई है तो अब राहु महाराज आ जा रहे हैं कुंभ राशि में। हाँ जी। तो ये क्या कुंभ वालों के लिए चिंता का विषय है? उनकी परेशानी क्या राहु बढ़ाने वाले हैं इस राशि में आके?
देखिए 18 मई 2025 को राहु मीन राशि से कुंभ राशि में आ जाएंगे। अब मीन राशि गुरुदेव की राशि है। अब ये एक राक्षस प्लैनेट है एक तरह से, ठीक है। ये मांस मदिरे का सेवन करने वाला प्लैनेट है और अब तक वो बैठे थे गुरु की राशि में, ठीक है। अब वहाँ पे गुरु कैसे हैं, जो कि दाल रोटी खाने वाले हैं, ठीक है। अब वहाँ से वो आ रहे हैं कुंभ राशि में, जो कि शनिदेव की राशि है। शनिदेव का और इनका दोस्ती है आपस में, तो यहाँ पे ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाले हैं। क्योंकि आप खुद देखिए, आप एक ऐसी जगह बैठे थे जहाँ पे आप बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हो, आपके हिसाब से वहाँ पे सब कुछ नहीं चल रहा था, तो आप वहाँ पे रिजल्ट भी ऐसे ही दोगे। तो अभी तक आपने देखा होगा कि राहु रिजल्ट अपने थोड़े अप डाउन दे रहा था, कभी अच्छे कभी बुरे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स वहाँ पे नहीं दिए थे। शेयर मार्केट में भी लोगों ने काफ़ी लॉस देखा होगा, क्योंकि राहु मीन राशि में थे। अब शनि की राशि में बैठ गए हैं, ऊपर से 7.5 भी चल रहे हैं, जिसे हम उतरती हुई ढैया बोलते हैं, अभी वो फेज उसका चल रहा है। और ऊपर से राहु देव यहाँ पर आ गए हैं। राहु यहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाले हैं, इतने कि जो कुंभ राशि वाले हैं ना, वो खुश हो जाएं, क्योंकि वो मालामाल होने वाले हैं। अब वो क्या करेंगे ना, जो चीज़ वो सोच रहे थे, अब उस पर वो काम भी करना शुरू करेंगे, क्योंकि शनि और राहु दोनों एक साथ आ गए। अब इसमें क्या होता है, शनि देव क्या कराते हैं, मेहनत, और राहु पैसा देता है। तो शनि यहाँ पे ये दोनों रिजल्ट देगा कि वो संघर्ष भी कराएंगे और आपको पैसा भी देंगे। तो ये बिल्कुल नहीं है कि उनको डरने की ज़रूरत है। कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा टाइम है, बहुत ग्रोइंग टाइम है। वो जितनी मेहनत करेंगे, जितना वो अच्छा करेंगे, उतना उनको पैसा भी यहाँ पे मिलने वाला है। चलिए, तो कुंभ राशि वालों के लिए तो ये बड़ी अच्छी खबर हो गई, खुशखबरी आपको अब मिल चुकी है। तो मेहनत भी आपको करनी है, पैसा भी आपको मिलने वाला है, और ये तो सबसे सुखद स्थिति रहती है मुझे लगता है शीतल जी। इसके बाद तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है। कोई दूसरी राशि वाले तो ऐसे नहीं है जिन्हें डरने की ज़रूरत है? देखिए शालिनी जी, जो राहु है, मैंने आपको बताया था कि आप अब किसी भी प्लैनेट को थोड़ा सेटिस्फाई कर देते हो ना, तो वो आपको बुरे रिजल्ट नहीं देते। और डिपेंड करता है कि हमारी कुंडली के घर में कैसी स्थिति में राहु बैठे हैं, कैसे प्लैनेट्स के साथ बैठे हैं, ठीक है। तो वो सब तो कुंडली देख के हम पता लगाते हैं। बाकी अगर आप अपना कर्म अच्छा करो, क्योंकि शनि देव तो कर्म के देवता है, वो जज हैं, तो ये वकील हैं, तो इनका तो काम ये है कि आप अच्छे कर्म करोगे ना, तो आपको राहु कहीं पे भी डिस्टर्ब नहीं करने वाले, और कुंभ राशि को तो बिल्कुल नहीं करने वाले, तो उन्हें डरने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एक बात अभी कही आपने शीतल जी कि हम किसी भी ग्रह की शांति के लिए या उन्हें प्रसन्न करने के लिए अगर वैसे कर्म कर देते हैं, तो फिर कोई भी ग्रह हमें परेशान नहीं करता है। राहु की अगर मैं खास करके बात करूं, तो हमें किस मंत्र का जाप करना चाहिए, या राहु को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, वो उपाय या वो मंत्र आपसे मैं जानना चाहती हूँ, जो कोई भी कर सके। मतलब उसमें कुछ स्पेसिफिक ना हो, मैं भी कर पाऊँ, आप भी कर पाए, मेरा जो भी व्यूअर देख रहा है वो उस मंत्र का जाप कर सके या उस कार्य को कर सके। देखिए मैं आपको एक ऐसा मंत्र देती हूँ जो सिंपल है, और आपको राहु का बीज मंत्र है ये, इसको कोई भी जाप कीजिए। राहु का जितना भी अगर आपके ऊपर थोड़ा प्रकोप आने वाला है या दुष्ट प्रभाव आने वाला है, तो सिर्फ उस मंत्र का जाप करने से वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो वो मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम से राहवे नमः। आप इस मंत्र का जाप कीजिए, शनिदेव की पूजा ज़रूर कीजिए, और जितना हो सके काले कपड़ों का दान कीजिए, काले तिल का दान कीजिए, और शनि मंदिर में हर शनिवार को जाना बिल्कुल भी ना भूले। तो राहु का जो भी आपको जिन लोगों को डर लगता है कि राहु हमें गलत रिजल्ट देंगे, वो देना बंद कर देंगे। और दुर्गा सप्तशती मैंने आपको बताया ही था कि दुर्गा की पूजा करने से राहु शांत रहते हैं, दुर्गा जी की। मुझे लगता है राहु की जब हम चर्चा कर रहे हैं शीतल जी, तो काल सर्प योग की चर्चा करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बीते कुछ सालों में मुझे लगता है 90 का दशक जब ख़त्म होने वाला था, उसके बाद ही ये टर्म बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका ये भी कहना है कि काल सर्प तो कुछ होता ही नहीं है। हमारे पहले के जितने भी ग्रंथ हैं या जहाँ भी ज्योतिष का उल्लेख किया गया, वहाँ पर काल सर्प का कभी भी उल्लेख नहीं हुआ है। तो ये कहने वाले भी कुछ लोग हैं। तो काल सर्प योग को आप कैसे देखती हैं? क्या वाकई अगर किसी की कुंडली में है काल सर्प योग, तो मतलब अब तो जीवन उसका खत्म ही है, कुछ नहीं कर सकता, ऐसे होता है क्या? नहीं, देखिए मानो तो सब है शालिनी जी, ना मानो तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये कुंडली जो ज्योतिष बनाई है, ये हमारे भले के लिए बनाई है, ताकि हम लोगों को एक रास्ता दिखा सके और उन्हें गाइड कर सके कि आप ये चीज़ कीजिए। अब हमारी अगर दुख है तो सुख भी है, ये बात मानते हो, दिन है तो रात भी है, तो मानने के ऊपर है सारी चीज़। हमारी कुंडली में सब कुछ है, प्लैनेट्स अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं,
बट डिपेंड करता है कि आपके कर्म कैसे हैं। अगर आप अपने कर्मों को अच्छा कर लेते हो ना, तो प्लैनेट्स भी आपके अच्छे ही रिजल्ट देने लग जाते हैं। ये बात मानते नहीं हैं कुछ लोग, लेकिन मैं इस चीज़ को बहुत मानती हूँ। मैंने अपनी लाइफ में ये पर्सनल एक्सपीरियंस किया हुआ है। अब अगर हम कालसर्प दोष की बात करें तो मैं कहती हूँ कालसर्प दोष ना बहुत लोगों की कुंडली में है, बहुत लोगों की, और इसके रिजल्ट भी बहुत ख़राब होते हैं। मैं आपको बताती हूँ, जिन लोगों के पास आप देखना जो हमेशा सब कुछ होते हुए भी ना दिमाग से परेशान रहते होंगे, उनकी कुंडली में कालसर्प दोष आपको ज़रूर मिलेगा, ज़रूर। जब राहु केतु होते हैं ना, सारे प्लैनेट इनके बीच में आ जाते हैं तो कालसर्प दोष बन जाता है, ठीक है। एक प्लैनेट एक तरफ रह जाता है और बीच में ये सारे प्लैनेट्स आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या करता है, अधूरापन, आप हमेशा परेशान रहोगे। आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हो, कोई तैयारी कर रहे हो, उस चीज़ में आपका वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब है आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे किसी चीज़ में। आप अपनी लाइफ में हमेशा दुख दर्द को ही देखोगे। ऐसे लोगों को सपने में बहुत बुरे बुरे सपने भी आते हैं। जिन लोगों को बहुत सपने आते हैं उनकी कुंडली में भी मैंने अक्सर देखा है कि कालसर्प दोष होता है। और जिनकी कुंडली में कालसर्प दोष होता है उनको सपने में कभी ना कभी तो सांप ज़रूर दिखाई देता है, सांप ज़रूर दिखाई देता होगा उन्हें, या फिर वो उनको ऐसा लगेगा कि उनके पीछे सांप भाग रहा है, ऐसा भी होता है और वो डरते हैं इस चीज़ से। अच्छा। इसकी पूजा करानी बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर आप लोग नहीं करा सकते या जो लोग मानते नहीं इस चीज़ को, मैं उनको सिर्फ इतना बोलूँगी कि नाग पंचमी के दिन आप शिव मंदिर में जाकर सिर्फ रुद्र अभिषेक ज़रूर कीजिए शिवलिंग का। और अगर डेली बेसिस पे हर मंडे को कर सकते हो तो भी इस प्रॉब्लम से आपको कुछ हद तक राहत मिल सकती है। अब यहाँ पे राहु का और कालसर्प दोष का आपने मुझसे कनेक्शन पूछा, तो यहाँ पे राहु भी एक क्रूर प्लैनेट है, ऊपर से कालसर्प दोष आ गया है, ठीक है। अब राहु जिस भी प्लैनेट के साथ बैठता है ना, उसको ग्रहण लगा देता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसको बढ़ा देगा, ये उस चीज़ को बढ़ा देगा। राहु इतना हिस्सा है आपका ऊपर का, ठीक है। एक इंसान कालसर्प दोष से परेशान था, ऊपर से राहु की दशा आई, वो और भी ज़्यादा उस चीज़ को फेस करेगा। तो ये बिल्कुल नहीं है कि कालसर्प दोष कुछ नहीं होता, होता है, सब कुछ होता है। लेकिन हमने अगर पूजा करा ली कालसर्प दोष की, तो क्या उसका जो प्रभाव है वो कम होगा या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा? अगर आप पूजा करा लोगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। अगर आपने कालसर्प दोष की पूजा नहीं कराई, सपोज कुछ लोग नहीं मानते, तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। पितृ दोष हो या कालसर्प दोष हो, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। अभी आपकी कुंडली में है, कुछ टाइम के बाद आपके बच्चों की कुंडली में भी वो देखने को मिलेगा। सपोज आपके पास 2 बच्चे, तो किसी एक की कुंडली में तो आपको वो ज़रूर ही देखने को मिलेगा। तो कोशिश कीजिए, कोई बहुत महंगी पूजा इसकी नहीं होती है, और उज्जैन में जाकर अगर इसकी पूजा कराई जाए या किसी भी तीर्थ स्थल पे जाके कराई जाए तो इसके रिजल्ट्स आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। 1 महीने के अंदर आपको रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं अगर आपकी पूजा अच्छे तरीके से की गई है। तो आप अपने बच्चों की कुंडली में कालसर्प दोष बचाएं और इसकी पूजा करा लें, ये बहुत ज़रूरी है। अभी आपने कहा कि पितृ दोष और कालसर्प दोष, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हैं, तो क्या इन दोनों दोष का भी आपस में कुछ कनेक्शन होता है क्या? देखिए, ये जो पितृ दोष है, ये मैंने आपको बताया हमसे हमारे बच्चों पे, फिर उनसे उनके बच्चों पे, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। अब जैसे पितृ दोष की अगर मैं बात करूं, तो हमारे पितृ कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं होते, ठीक है। आपने देखा होगा आजकल रोड एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, या फिर अभी कोविड में बहुत सारे लोग गए हैं, तो उस तरीके से हम उनका कुछ कर ही नहीं पाए जो हमें करना चाहिए था। और आजकल लोग बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में शिफ्ट हो गए हैं, अपने पितरों को नहीं ज़्यादा पूछते हैं, तो वो क्या होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं हमसे रुष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे में जब जाके हमें पितृ दोष लग जाता है, कहीं ना कहीं वो हमसे खुश नहीं रहते। पितरों का खुश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे जीवन में। कहते हैं भगवान से पहले आप पितरों को पूछो, ठीक है। पितृ खुश होने आपके बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर पितृ खुश है ना, तो आपको लाइफ में किसी चीज़ को प्रॉब्लम फेस करनी ही नहीं पड़ेगी, ये मैं गारंटी ले रही हूँ, क्योंकि आपके पितृ हैं, आपको हर चीज़ से बचाते हैं, ठीक है। बड़ों का आशीर्वाद अगर आपको मिलता है, कहते हैं ना, अगर माँ बाप की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है तो कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, आप उससे ईजिली निपट सकते हो। तो सेम ये भी है। तो ये आपको अपने पितरों के लिए दान पुण्य ज़रूर करना चाहिए, और जिनकी भी कुंडली में पितृ दोष हैं उन्हें पूजा ज़रूर करानी चाहिए। उसका एक पूरा प्रोसेस होता है, पिंडदान करके पूरा करते हैं वो, और ये एक किसी नदी के घाट पे किया जाता है जो कि पवित्र नदी होती है, उसके घाट के पास ही किया जाता है। आजकल लोग मंदिरों में करा रहे हैं, मंदिरों में कभी पितृ दोष की पूजा नहीं होती, ठीक है। वो आपको सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं, पैसे खाते हैं। पितृ दोष की अगर आप पूजा करोगे तो किसी तीर्थ स्थल पे जाके करोगे, किसी पवित्र नदी के घाट के पास जाके करनी होती है, और आपको 1 महीने में उसका रिजल्ट मिल जाता है। अब आप देखो, बहुत सारे लोगों में आप देखोगे कि वंश वृद्धि रुक जाती है जिनकी कुंडली में पितृ दोष होता है। अच्छा, हाँ, वंश वृद्धि रुक जाती है, या फिर उनकी फैमिली में आप देखोगे कि सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां हो रही हैं,
किसी लड़के का जन्म नहीं होता। क्यों नहीं होता? देखो, लड़कियां शादी करके ससुराल चली जाती हैं, जो लड़का होता है वही कहते हैं ना, हमारे एक बेटा ही पिता का सब कार्य निभाता है, ठीक है। तो इसीलिए वो वंश वृद्धि को रोक देते ताकि आपके कोई काम ही ना हो पाए। तो इसकी पूजा कराइए। मेरी एक क्लाइंट थी, उसको बहुत टाइम से कंसीव नहीं हो रहा था, कुंडली देखी थी तो पितृदोष था। जैसे ही पूजा कराई थी 3 महीने के अंदर उन्हें कंसीव हो गया था। तो 1 महीने में ही आपको रिजल्ट दे देते हैं पूजा कराने के बाद, क्योंकि आपने उन्हें खुश कर दिया। ये एक बात आपको बताती हूँ, मेरे जो इन लॉज हैं वो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, मतलब इतनी पूजा पाठ करते हैं कि मैं उनसे देख के सीखती हूँ कि कभी मैं इतना कर सकती हूँ। हमेशा बहुत दान पुण्य करना, तीर्थ स्थल पे जाना, सब कुछ वो करते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे कि मेरी लाइफ में ऐसा हुआ है कि मेरे पास कोई प्रॉब्लम आनी होती है ना, मुझे बाद में पता चलता है वो प्रॉब्लम पहले ही ख़त्म हो चुकी होती है। बाद में मुझे ऐसा लगता है ओ गॉड बच गए। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो हमारे पेरेंट्स कर रहे हैं ना वो हमें मिल रहा है। तो आप करते हो तो आपके बच्चों का भी भला होता है इसमें। तो लाइफ में आपको बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से बचा लेती हैं चीज़ें। इसके अलावा शीतल जी, मैंने ये भी सुना है कि राहु जिसके ख़राब होते हैं उनके ऊपर ब्लैक मैजिक बहुत आसानी से किया जा सकता है, या सॉफ्ट टारगेट सबसे ज़्यादा ब्लैक मैजिक का वो होते हैं, क्या ऐसा है? हाँ जी, बिल्कुल है। आप जिस चीज़ को ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे तो वो चीज़ तो आपकी तरफ ज़्यादा आएगी ही ना। तो राहु जिनके, अब मैंने आपको बताया था, अभी तो मैंने आपको 8th हाउस में बताया था, बट जिनकी दशा चल रही होती है ना राहु की, या जिनके 1st हाउस में भी राहु होता है, तो आप देखना ऐसे लोगों के ऊपर ये लगा लो 90% चांसेस होते हैं कि ब्लैक मैजिक होता है, ठीक है। ब्लैक मैजिक में ये नहीं कह रही कि किसी ने कर दिया है या फिर कुछ है। ऐसे लोगों का जो ऑरा होता है बहुत बहुत वीक हो जाता है, ठीक है। वो लोग जिस चीज़ को ज़्यादा सोचते हैं, अब ये यूनिवर्स है, आप देखो ये हमें देने के लिए है। आप इससे पॉजिटिव मांगो या फिर नेगेटिव, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उससे क्या मांग रहे हो। सपोज आप कोई पॉजिटिव चीज़ मांग रहे हो, जिसको हम मैनिफेस्टेशन वर्ड भी यूज़ करते हैं, ठीक है। और मैनिफेस्टेशन मैं एस्ट्रोलॉजी में भी सबको बताती हूँ कि बहुत ही पावरफुल होती है, आप इससे जो चाहे वो कर सकते हैं। तो राहु का काम है हमको माइंड से घुमा देना। अब ऐसा अगर कोई इंसान है जो बहुत सोच रहा है हाय मेरे ऊपर ये हो गया है, मेरे ऊपर वो हो गया, तो आप देखना उसके पास ज़रूर होगा, आज नहीं तो कल ज़रूर होगा, ठीक है। अब वो कहीं पे भी जाएगा। मैंने देखा, मेरी एक क्लाइंट थी, वो मुझे बोल रही थी मैम पता नहीं ऐसा क्यों होता है मेरे साथ कि मैं रात को सो नहीं पाती, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे आसपास परछाई घूम रही है, और जब भी मैं कहीं जाती हूँ ना और मुझे कहीं शमशान घाट दिख जाता है तो मेरी नज़र उस पर ज़रूर जाती है। मतलब मैं उसको ऐसे देखती हूँ कि वो जब तक ख़त्म नहीं हो जाता है ना, मैं उसको देखती रहती हूँ। मैंने उनको बोला कि आप ऐसा क्यों करते हो? आप उस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो ना अपनी तरफ। अगर आप उस चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे तो वो तो आपकी तरफ आएगी। आप शमशान भूमि को देख रहे हो, वहाँ पे पता है कैसी एनर्जीज होती हैं। आप उस चीज़ को देख रहे हो, बुला रहे हो, तो वो आपकी तरफ आएगी। मैंने आपको बताया था कि इस दुनिया में सब कुछ है धरती पर, तो आप अच्छा अट्रैक्ट करोगे तो अच्छा आएगा, बुरा करोगे तो बुरा। अब सपोज किसी की राहु की दशा चल रही है, ठीक है। अब ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा काले जादू के बारे में सोच रहा है, या फिर वो काले जादू के बारे में सीखना भी अगर उसने शुरू कर दिया ना काला जादू, तो वो ऐसे चुटकियों में सीख जाएगा। मैंने बोला था बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनता है, लेकिन वो काले जादू को भी बहुत अच्छे से सीख सकता है। तो ये हमारा राहु की दशा है। राहु का काम है हमें भ्रमित करना। अगर आप चाहो तो अच्छी चीज़ों को अपनी तरफ लेके आओ, चाहो तो बुरी चीज़ों को अपनी तरफ लेके आओ। ये डिपेंड हम पे करता है। तो इससे बचने के लिए, मतलब काला जादू आप जैसे कह रही हैं, वो क्या उनका भ्रम होता है कि मेरे ऊपर कोई काला जादू कर रहा है या किसी ने नज़र लगा दी है, या वास्तविकता में ऐसा रहता है? ये कैसे आप लोग पता लगाते हैं? पहले उनका भ्रम होता है और फिर वो सच हो जाता है, ऐसा होता है। आप उसको माइंड में लेते हो, सोचते हो। जो लोग किसी के माइंड में सपोज आया कि कहीं मेरे को नज़र तो नहीं लग गई, या फिर मुझ पे किसी ने कुछ करा दिया, या फिर मेरा कहीं पे पैर आ गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो सोचता है ऐसा कुछ नहीं होता, सब मेरा दिमाग का फितूर है, तो वो लोग तो बच जाते हैं, ठीक है। और जो लोग सोचते ही रहते हैं, सोचते रहते हैं और किसी किसी के पास जाते हैं, मेरा ये कर दो, मेरा वो कर दो, आप जैसी जगह जाओगे आपको वैसी एनर्जीज आपको वहाँ से मिलेगी ना। तो ये आजकल बहुत चल गया है जादू टोना तंत्र मंत्र, क्योंकि लोग वहाँ पे भागते भी बहुत ज़्यादा हैं। आप अच्छी जगह किसी मंदिर में क्यों नहीं जाते हैं लोग? मंदिर में जाइए। जादू टोना बाबाओं के पास चले जाते हैं, वहाँ पे वो क्या करते हैं, आपके ऊपर होती एक चीज़ है, आपको 4 बता देते हैं। और कई बार तो मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं कि होता कुछ नहीं है, वहाँ जाने के बाद उल्टा उनके ऊपर कर देते हैं ताकि इंसान हमारे पास दोबारा आए। तो आपको उन चीज़ों से बचना है। आप जैसा सोचेंगे ना, ये जो हमारा दिमाग है ना, सब हमारे दिमाग का खेल है। आप अच्छा सोचोगे तो आपके पास अच्छा आएगा, बुरा सोचोगे तो बुरा आएगा।
तो चाहे राहु की दशा हो या किसी की दशा हो, मेरा सिर्फ एक सिंपल सा बोलना आपको ये है कि आपको नेगेटिव सोचना ही नहीं है, तो नेगेटिव एनर्जीज भी आपके पास नहीं आएंगी। अब हमारे घर में ना बहुत तरह के लोग आते हैं, आपने कभी भी देखा होगा, हर किसी की एनर्जी अलग होती है। किसी के आने से आपको बहुत अच्छा लगता है, किसी के आने से नहीं लगता है, या फिर जिस जगह पे आप बैठे हो वहाँ की भी एनर्जीज अलग अलग होती है। डिपेंड करता है कि आप कैसे इंसान से ज़्यादा देर कनेक्ट कर रहे हो। अगर आपको कभी भी लगे ना कि कोई ऐसा इंसान है जिसको देख के, क्योंकि हमारी जो दिमाग है ना वो सब कैच कर लेता है, अगर आपको कभी भी लगता है ना कि आप किसी इंसान के साथ बैठे हो और आपको वहाँ पे अच्छा नहीं फील कर रहा, तो मैं कहती हूँ वहाँ से तुरंत उठ के चले जाओ, क्योंकि वो आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जाएगा। तो ये हम पे डिपेंड करता है। रेमेडीज़ की जब हम बात करते हैं, क्योंकि आज भी आपने बहुत सारी रेमेडीज़ दी हैं लोगों को राहु की, तो उसमें लोग रत्नों का भी जिक्र करते हैं कि आप ये रत्न पहनिए, तो उनका जीवन में कितना प्रभाव है, या राहु से जुड़ी हुई अगर रेमेडी के तौर पे मैं पूजा करती हूँ, या अगर मैं उससे जुड़ा हुआ कोई रत्न पहन लेती हूँ, तो दोनों में से आप किसे ज़्यादा बेनिफिशियल मानती हैं या आपको लगता है कि होना चाहिए? देखिए, मैं तो रेमेडीज़ को ज़्यादा मानती हूँ, रत्न का भी असर होता है, ऐसा नहीं है कि स्टोन्स काम नहीं करते, बट आजकल आप ये देख ही नहीं सकते कि कौन सा असली है कौन सा नकली है। मार्केट में आपको इतने सारे लोग मिलेंगे जो कि स्टोन्स को बेच रहे हैं, और उनकी कॉपी भी होती है बहुत सारे लोगों की। तो अगर आप ठीक ठाक जहाँ पे आपको लग रहा है कि हाँ ये बंदा मुझे विश्वास है और मुझे अच्छा स्टोन दे रहा है, क्योंकि जो अच्छा स्टोन होगा ना वो आपको इंस्टेंट रिजल्ट देगा, 1 महीने के अंदर आपको वो स्टोन रिजल्ट देना शुरू कर देगा। तो स्टोन्स पहनने चाहिए। अब कुंडली में जिनके 9th हाउस में मैंने बताया था राहु है, उनको गोमेद जरूर पहनना चाहिए। अगर वो असली होगा ना आपको 1 महीने के अंदर रिजल्ट दे देगा। बट रेमेडी एक ऐसी चीज़ है जिसको आप करते रहिए, ठीक है। मंत्र जाप बहुत बड़ी चीज़ है, जो मंत्रों का जाप करते हैं उससे ऊपर मुझे कुछ नहीं लगता। रेमेडीज़ और मंत्र जाप एक ऐसी चीज़ है जो आपको हमेशा बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि स्टोन्स पे आप विश्वास नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर आप स्टोन पहन रहे हो तो प्लीज़ ट्रस्ट वर्दी इंसान से लीजिए, ऐसे किसी से स्टोन्स को नहीं लेना चाहिए। मंत्रों में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। अगर आप डेली किसी भी, मैंने जो आपको एक बीज मंत्र बताया है राहु का, आप उसको 1 महीना सिर्फ 43 डेज करके देख लीजिए, आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा, अगर आप विश्वास के साथ कर रहे हैं। क्यों कुछ लोग क्या करते हैं कि ऐसे बस माला ले रखी है और उनका ध्यान चारों तरफ है, उसमें आपको वो काम नहीं करेगा। मंत्र को बोलना भी मन में होता है या फिर अपने तरीके से बोलना होता है। ऐसे नहीं 4 लोग आपके सामने बैठे हैं और आप मंत्र जाप करो, नहीं, शांति में एकांत में आसन को बिछाकर बैठिए और मंत्रों का जाप कीजिए, आपको 43 डेज में उसका रिजल्ट मिल जाएगा। आप अगर एक बार राहु का वो जो बीज मंत्र है वो बोल के भी हमारे व्यूवर्स को बताएं, और इसके साथ ये भी कि उसका स्पष्ट उच्चारण कितना ज़रूरी होता है। देखिए, मंत्र में वो ताकत है जो आपको किसी भी चीज़ से मिलवा सकती है, ठीक है। पहले आपने देखा होगा लोग तपस्या करते थे, वो भी कुछ मंत्र का जाप ही कर रहे होते थे और एकांत में बैठ के करते थे किसी भी सिद्धि को हासिल करने के लिए। अगर आप एक रूम में बैठ के कर रहे हो, वो भी शांत होना चाहिए, उसमें भी आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। जाप किस तरीके से करना चाहिए, आपको अपनी बिल्कुल सीधा आपको बैठना है, ठीक है। ये जो आपकी बैक में ये होती है, इसको बिल्कुल हड्डी को ऐसे स्ट्रेट रख के बैठना है आपको, और बहुत शांति में आपको करना है। जैसे कि मैंने आपको बीज मंत्र बताया था, ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम से राहुवे नमः, इस तरीके से आप इसको लय में गाइए, ऐसे नहीं गाइए। जैसे मैंने आपको बोल दिया ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम से राहुवे नमः, ऐसे नहीं करना आपको, इसको लय में गाइए। आप गानों को भी तो गाते हैं ना, हाँ। अगर आप किसी के सामने कोई गाना गा रहे हो ऐसे ही अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप उसको बहुत अच्छे तरीके से गा रहे हो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, सुनने का मन करेगा। तो ऐसे प्लैनेट्स भी आप उनको जिस तरीके से करोगे उस तरीके से आपको रिजल्ट देंगे ना, तो आपको वैसे उस मंत्र की चैंटिंग करनी है। ये आखिरी सवाल मेरा आपसे शीतल जी कि ये जो मंत्र है आपने कहा लय में गाना है, शांत कमरे में करना है, ये मंत्रों की सिद्धि क्या होती है कि इसी मंत्र को मैंने सिद्ध कर लिया, वो क्या होता है? देखिए, किसी भी मंत्र को अगर आप सिद्ध कर लेते हो ना, तो बार बार आपको उस मंत्र को, आप सपोज एक ही बार आपको सिद्ध करना है उस मंत्र को। देखिए शालिनी जी, सिद्धि की बात में अगर आपको बताऊँ ना, तो हमें किसी भी मंत्र को या फिर चालीसा को ना सिद्ध करना पड़ता है पहले, ताकि वो आपको काम करे। एक हनुमान चालीसा एक ऐसी चालीसा है जो अपने आप में कि सिद्ध है, बाकी चालीसाओं को आपको सिद्ध करना पड़ता है। हनुमान चालीसा का आप अगर डेली एक बार भी पाठ करते हैं तो उसका दोबारा आपको पाठ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो आप अगर कोई संकल्प ले रहे हो तो आपको करना पड़ता है कि मैं 11 दिन का कोई संकल्प ले रही हूँ, मेरी ये विश है और ये पूरी हो जाए,
तो आप करेंगे, अदरवाइज़ आपको कोई ज़रूरत नहीं है, वो आपको रिजल्ट देती है। बट अगर जैसे आपने दुर्गा सप्तशती का पाठ किया है या फिर दुर्गा चालीसा है या फिर ये मैंने आपको मंत्र बताया अभी, राहु का बीज मंत्र है, इसको अगर आपको सिद्ध करना है तो आपको क्या करना है, अपने हाथ में थोड़ा सा पानी लीजिए और आपको बोलना है कि मैं इस मंत्र को सिद्ध करने जा रही हूँ, और उस पानी को जहाँ पे आप बैठे हैं सिर्फ वहीं पर ज़मीन पर छोड़ दीजिए। और इस मंत्र की आपको चैंटिंग कितनी बार करनी है, कम से कम 5100 बार आपको करनी है। तो अच्छा। वो हर कोई नहीं कर पाता। और अगर आप 5100 बार एक बार में ना करके डेली कीजिए, चाहे आप 2 माला कर रहे हैं, चाहे आप 3 माला कर रहे हैं, उसको डेली कीजिए, फिर वो मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। अब सिद्ध होने के बाद क्या करेगा, जब आप उसको एक बार भी पढ़ेंगी ना, तो आपकी लाइफ में अचानक से आपको चेंज दिखेगा। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी वो ठीक हो जाएंगी आपकी, क्योंकि वो मंत्र आपने सिद्ध कर लिया है। तो सिद्ध करना भी ज़रूरी होता है। बट ऐसा नहीं है कि मैंने आपको एक बार बोला है तो 108 बार आप पढ़ेंगे तो उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। वो तब होता है जब हमें कोई अपना कोई काम करवाना होता है, तब हम सिद्धि करते हैं किसी चीज़ की, कि आपका कोई काम है और वो नहीं हो रहा है, बहुत टाइम से अटका पड़ा है, तो उसके लिए आप वो सिद्ध करते हो चीज़ों को। बहुत शुक्रिया शीतल जी। उम्मीद मैं यही कर रही हूँ कि आपकी जितनी भी बताई रेमेडीज़ हैं वो सब हमारे व्यूवर्स करेंगे। बहुत सारे हमें कमेंट भी मिलेंगे कि हाँ भाई, जैसा आपने बताया हमारा राहु उसी घर में बैठा हुआ है और वैसे ही फल लगभग दे रहा है। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप बहुत सारे कमेंट भी देने वाले हैं। और शीतल जी से अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ कहना है, कुछ भी उनके लिए आप बोलना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप उसमें बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया शीतल जी, आपने इतना टाइम निकाला और आप हमारे पॉडकास्ट में आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।